हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित मिश्रा और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। कल हमने बात की थी मौर्यन आर्ट की और सोर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यन पीरियड की जो भी सोर्सेज थी, जो भी चीज़ों से पता चल रहा था कि मौर्यन काल कैसा था, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और आज आगे बढ़ते हैं और आज प्री गुप्ता पीरियड के समय की बात कर रहे हैं, जब गुप्ता पीरियड शुरुआत नहीं हुई थी और मौर्यन काल ढंग से ख़त्म भी नहीं हो पाया था। तो उन दोनों कालों के बीच की कुछ बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा कुछ वंश हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। तो जैसे मौर्यन काल ख़त्म हुआ था वैसे ही दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। जो भी साम्राज्य था, जो भी प्रोविंस था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट वाला जो था वो फॉरेन की तरफ बढ़ने लगा था, भारत से थोड़ा बाहर जाने लगे थे। तो वहाँ के जो रूलर्स थे, अंग्रेज थे थोड़े, तो वो कहलाते हैं फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस। और जो ईस्ट पार्ट था, वहाँ के जो राजा थे वो साउथ की तरफ बढ़ने लगे और सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ने लगे, है ना। तो वो कहलाने लगे मूल उत्तराधिकारी या नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस। तो आज हम नेटिव सक्सेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फॉरेन सक्सेसर्स हैं उनके बारे में कल पढ़ेंगे। जो भी विदेशी उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में कल चर्चा होगी। आज नेटिव सक्सेसर्स हैं, 4 ऐसे वंश हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो प्री गुप्ता पीरियड का कार्यकाल देखते हैं। वो था 185 बीसी से 319 एडी। तो नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यन जो थे उसमें पहला वंश था शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश था। उसका कार्यकाल था 185 बीसी से 73 बीसी। और उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा को। विदिशा एमपी में, आप जानते होंगे। जैसे कि कल मैंने बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे, बृहद्रथ अंतिम राजा थे, उनको उन्हीं के जो सेनापति थे वो ब्राह्मण कुल के थे। उन्होंने ही राजा को मारकर उनकी जगह ले ली थी और राजा बन गए थे। तभी से शुंग वंश की स्थापना हुई और उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग एक महान राजा था, बहुत पावरफुल राजा था। तो पुष्यमित्र के बाद उनके बेटे अग्निमित्र ने राज किया। कालिदास ने अपने एक नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र की पूरी कहानी लिखी है। उसमें पूरा जीवन का वृत्तांत लिखा हुआ है उसका। भरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश में है वो भी बनवाया गया था। और जो सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, उसका जो गेटवे था, उसका गेट की जो रेलिंग्स थी, वो सब बनवाई गई थी इसी काल में, शुंग वंश के काल में। और इस वंश में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक किताब लिखी थी, वो संस्कृत के व्याकरण की किताब है। उसमें संस्कृत के कई रूल्स लिखे हुए हैं। तो जो पतंजलि ऋषि थे उन्होंने ही इस वंश के राजाओं के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ को पूरा करवाया था। तो ये था शुंग वंश। अब आगे बढ़ते हैं। तो शुंग वंश के आखिरी रूलर थे देवभूति, जिनका मर्डर कर दिया गया था। उन्हीं के मिनिस्टर थे वासुदेव, उन्होंने कर दिया मर्डर। और उसके बाद कण्व डायनेस्टी की स्थापना की, जिसका कार्यकाल आप देख रहे हैं 73 बीसी से 28 बीसी तक चला। ये वंश उतना फेमस नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा राजा नहीं थे और 28 बीसी में ही ये वंश खत्म हो चुका था। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे वंश की बात करते हैं। तीसरा वंश था सतवाहन वंश। उसका कार्यकाल 60 बीसी से 225 एडी तक चला। ये अकेला उस समय का एक ऐसा साम्राज्य था जो कि काफ़ी समय तक चला, लेकिन वो सारे साम्राज्य पाटलिपुत्र और नदन इंडिया के थे। ये वंश दक्षिण की ओर बढ़ा और इन्होंने पैथन महाराष्ट्र में अपनी राजधानी बनाई। इस वंश के पहले राजा थे सिमुक। सिमुक जो थे उनका कार्यकाल 60 बीसी से 37 बीसी रहा। इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, वो भी एक पावरफुल राजा थे। ये एक ऐसा अकेला वंश है जिसके 30 शासकों ने लगभग 200 से 300 साल राज किया था इस इलाके में। इनका कार्यकाल खत्म होते ही इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उन्होंने यहाँ 3rd सेंचुरी में राज किया। जो भी पंडित होते थे उनको ये भूमि दान करते थे, बहुत बड़ा ह्यूज एरिया, गांव के गांव दान कर देते थे। इसी वजह से जनता में आक्रोश उत्पन्न होने लगा और धीरे धीरे ये वंश भी समाप्त हो गया। इन्होंने कई चैत्यों का निर्माण भी करवाया था। जो चैत्य होते हैं वहां पे बैठकर पूजा अर्चना, जो भी प्रार्थना होती है, लोग करते हैं। इसके कुछ सबूत मिले हैं अमरावती में और महाराष्ट्र में कई जगह इन्होंने चैत्य बनवाया है, वो आज भी हैं। और इस वंश के कुछ राजाओं ने
अपने बारे में किताबें भी लिखी हैं, उनको लिखने का भी शौक था और कई विषयों पर भी किताब लिखी थी। इनसे ये पता चला कि इनके जो द्वारा लिखी गई है भाषा, वो भाषा थी प्राकृत भाषा। इन्होंने सारी किताबें प्राकृत भाषा में ही लिखी हैं। और सातवाहन वंश के काल में तांबा, सीसा और कांस्य के सिक्कों का भी उपयोग होता था और एक मिश्रण होता था जिसको पोटिन कहते थे, वो मिश्रित धातु होती थी, उसके भी सिक्कों का उपयोग किया गया है इस काल में। तो ये था सातवाहन वंश। अब एक आखिरी वंश की ओर बढ़ते हैं। चौथा और आखिरी वंश है चेदी वंश। इस वंश के बारे में कुछ एक्यूरेट जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एस्टिमेटेड ये है कि 1 सेंचुरी BC में ही ये वंश था। अशोक के मरने के बाद कलिंग पर इसी वंश का राज था। जो कलिंग था, प्रेजेंटली आज उसे उड़ीसा कहते हैं, वहीं पर इस वंश ने अपनी नींव रखी और करीब 100 सालों तक राज किया। और इस वंश के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि ये वंश जो था, चेदी वंश, इस वंश के राजा जो थे, उन्होंने कई गुफाओं का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जैसे हाथी गुफा खारावेला में और उदयगिरी की गुफाएं। तो ये थे वो वंश जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। कल आगे बढ़ेंगे और विदेशी उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये सारे वंशों के बारे में जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक से। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.